गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को। फटाफट ज्वाइन करिए। बीएफएम मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 28 पार्ट 2 है हमारा। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नाम हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जब तक आप लोग ज्वाइन करें, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। हु कैन ट्रिगर द कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP अंडर द IBC कोड 2016? तो इनमें से कौन जो है CIRP प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है? कोई बात नहीं है, श्योर है या नहीं ट्राई करिए। जो है देखिए, 3 लोग कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर ये, और तीसरा जो है कारपोरेट डेटर कर सकता है। इन तीनों में से कोई एक। ओके, 3 ही लोग इनिशिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कारपोरेट डेटर। तो हमारा बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड क्वेश्चन है। 3 ही पार्टियां हैं इसमें। हम NPA प्रोविजनिंग और साथ ही साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है ये भी सीख रहे हैं। इसीलिए आप बीच बीच में देखते होंगे कि हमारा ये CIRP वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन सामने आ जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, व्हेन वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इनेक्टेड? 2016 का ये जो IBC कोड 2016 में आया था। सवाल ये है कि IBC कोड कब आया था। मे बी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो विदाउट ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे। इवन जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये चैप्टर भी है ABM में। जो हम NPA पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा ABM में भी एक चैप्टर है, वहाँ पर भी ये पूरा बाकायदा यूज होता है। तो अगर यहाँ पढ़ा है तो ABM में भी काम आएगा, ABM में पढ़ा है तो यहाँ काम आएगा। कॉमन चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो कब इनैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच मॉडल ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन डज द IBC अडॉप्ट? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हम कौन सा मॉडल जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया जाता है IBC के द्वारा? डेटर इन पोजेशन, गवर्नमेंट लेड रेजोल्यूशन, डेटर लेड इंसॉल्वेंसी या क्रेडिटर इन कंट्रोल? तो पहले होता था फ्रेंड्स डेटर इन पोजेशन होता था, मतलब जिसने कर्जा लिया है सारी चीज़ें उसी के हाथ में रहती थी। कर्जा ले लिया, मान लो ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर भी उसी के पास है, कर्जा भी उसी के पास, सब कुछ उसी के पास होता है। डेटर इन पोजेशन होता था। नाउ IBC आने की वजह से क्रेडिटर इन कंट्रोल में हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें क्रेडिटर के कंट्रोल में आ जाती हैं। उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री टेक ओवर कर लेते हैं, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सारा कुछ अपना कर सकते हैं। तो क्रेडिटर इन कंट्रोल रहता है IBC में जो मॉडल है। ठीक है, तो शिफ्ट हुआ है डेटर इन पोजेशन से क्रेडिटर इन कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द CIRP एज पर सेक्शन 12 ऑफ द IBC? तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का मैक्सिमम टाइम क्या है? अधिकतम कितना समय मिलता है? देखो यहाँ क्वेश्चन अगर मैक्सिमम ना लिखता है ना, मैक्सिमम ना लिखे, व्हाट इज द टाइम फ्रेम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द CIRP, तो आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैक्सिमम पूछता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा CIRP कंप्लीट करने ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय मिलता है, तो IBC इससे ज़्यादा दिन नहीं ले सकती है। एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम इतने दिन ही अलाउ होते हैं। तो ये सर है 330 दिन अलाउ होता है, 330 डेज। ठीक है,
अगर यहाँ पर मैक्सिमम शब्द का यूज ना किया जाए, सिंपल ऐसे पूछे कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द CIRP, तो CIRP कंप्लीट करने के लिए 180 दिन का टाइम अलाउ होता है, जो कि फर्दर एक्सटेंड किया सकता है 90 डेज से, जो कि फर्दर एक्सटेंड किया सकता है 90 डेज से। नॉर्मली 180 दिन लगते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो एक्सटेंड किया सकता है 90 दिन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अधिकतम से अधिकतम जो समय मिलेगा वो 330 दिन का मिलता है, यानी कि फर्दर 60 दिन और एक्सटेंड हो सकता है फर्दर इन केस ऑफ नीड, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 330 डेज मिलते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज और भावनाओं को यहाँ पर समझिएगा, वरना गलत हो जाने के आसरे पूरे बनेंगे, ठीक है। सो हियर इट इज। तो एज पर सेक्शन 12 जो है CIRP कंक्लूड होना चाहिए 180 दिन के अंदर अंदर में, जो कि फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, यस 90 डेज के लिए, लेकिन बाद में IBC में अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और यहाँ कहा गया कि भाई ये जो है विद इन 330 डेज जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन एंड टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग ऑफ द प्रोसेस। किसी भी तरीके से मतलब एक्सटेंशन ये वो सब मिला जोड़ घटा करके 330 दिन से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बात क्या होती है, अगर नॉर्मली टाइम पीरियड भाई 180 डेज का होता है, नॉर्मली CIRP 180 दिन में होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो 90 दिन का एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो 270 दिन आते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्स टू मैक्स जो है 330 डेज। ओके, ठीक है। तो बस यहाँ तक बात हो गई हमारी। केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 14 तक, सारा अपन यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट प्रोविजनिंग और एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग की एक केस स्टडी, ठीक है। सब कुछ सीखेंगे समझेंगे, प्रोविजनिंग पूरी क्लियर करने का टारगेट है। मुझे एक बात बताइए कि आपको ये चार्ट ध्यान है, या फिर मैं एक बार ये चार्ट आपको बता दूं। सवाल मेरा ये है, क्योंकि इस चार्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत सारे डाउट है तो पहले चार्ट क्लियर कर लेते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा। चैलेंज के तौर पर लेना चाहते हो तो चार्ट ना समझो, अगर नहीं चैलेंज के तौर पर कि नहीं समझना ही है तो फिर चार्ट समझ लो, जो आपको अच्छा लगे बताएं मुझे, क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी से रिलेटेड करने हैं। चार्ट नहीं याद है, मतलब ज्यादातर लोगों को चार्ट नहीं, ठीक है ठीक है, मैं चार्ट क्लियर करता हूं, तभी मजा तभी आएगा। अदरवाइज मतलब करने को आप करोगे, लेकिन फिर वही है कि आधा डाउट आधा खिचड़ी फैलती रहेगी। देखो इसमें क्या है, पहले हम एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग भूल जाते हैं, हम नॉर्मल प्रोविजनिंग की पहले बात कर लेते हैं, हमारे लिए जो कंसर्न है, जो हमने अभी तक याद किया है। देखो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड के केस में अगर प्रोविजनिंग की बात की जाए तो 15% की प्रोविजनिंग होती है, टाइम पीरियड चाहे जो हो। प्रोविजनिंग कितनी होती है, 15% की होती है। अगर सब स्टैंडर्ड सिक्योर की बात की जाए 15% की होती है, और अगर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है तो कितनी की होती है, 25% की होती है, बराबर। इसमें एक छोटा सा वो है कि भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो 20% होता है, लेकिन अभी के लिए उसे इग्नोर मारते हैं अपन। अगर अनसिक्योर्ड है, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है 15% की प्रोविजनिंग, सिक्योर्ड है सॉरी सिक्योर्ड है तो 15 की, अनसिक्योर्ड है तो 25% की प्रोविजनिंग करते हैं, बराबर। अगर डाउटफुल 1 की कैटेगरी में है तो सिक्योर्ड पोर्शन का 25% और अनसिक्योर्ड का 100%। अगर आपका डाउटफुल 2 की कैटेगरी में है तो सिक्योर्ड पोर्शन पर 40%, अनसिक्योर्ड पर 100%, बराबर। और उसके बाद में डाउटफुल 3 में है तो 100% होगा, चाहे सिक्योर्ड पोर्शन हो चाहे अनसिक्योर्ड पोर्शन हो, बराबर है। जब भी आपका अकाउंट NPA होगा उसके 1 साल तक जो है 1 ईयर तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगले 1 साल तक, पूरे 1 साल तक डाउटफुल 1 कैटेगरी में रहेगा। फिर उसके बाद में अगले 2 साल तक डाउटफुल 2 कैटेगरी में रहेगा। और उसके बाद में फिर अगर जो है जो भी समय बीतेगा वो आपका, देखिए जैसे हमारा अकाउंट NPA हुआ तो 1 साल तक हमारा सब स्टैंडर्ड में रहा, यानी ये 1 ईयर फर्स्ट ईयर हो गया, बराबर। फिर उसके बाद में 1 साल तक यानी पूरा सेकेंड ईयर, अगले 1 साल तक डाउटफुल 1 में रहता है। फिर अगले 2 साल तक यानी तीसरे और चौथे साल, कब से, तीसरा और चौथा साल कब से, जब से NPA हुआ है, क्योंकि 1 साल सब स्टैंडर्ड रहा, 1 साल सब स्टैंडर्ड रहा, 1 साल आपका NPA वो डाउटफुल 1 रहा, तो 2 साल बीत गए। और तीसरे और चौथे साल यानी अगले 2 वर्षों तक ये जो है डाउटफुल 2 में रहता है। फिर 1 साल और जोड़ेंगे तो 5वां साल एंड ऑनवर्ड जो है आपका चला जाता है डाउटफुल 3 कैटेगरी में, ठीक है।
तो ये इसका पूरा सिस्टम है। तो हमने यहाँ क्या देखा भाई 15% है, यहाँ भी 15%, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में डिफरेंस नहीं करता, करंट प्रोविजनिंग डिफरेंशिएट नहीं करता, 6 महीने से कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर अनसिक्योर्ड है तो 25% हो जाएगा, ठीक। डाउटफुल 1 में आपका यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 100% ही रहेगा, यहाँ पर 25 है, सॉरी 40 है। अनसिक्योर्ड पोर्शन का हमेशा जो है, अनसिक्योर्ड पोर्शन का हमेशा 100% ही रहता है, ये 100% रहेगा, यहाँ पे 40% हो जाएगा, यहाँ पर 100% ही रहेगा, और यहाँ पर 100% ही रहता है, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, इसीलिए अलग अलग नहीं लिखा है मैंने। अब आते हैं इस वाले पे, रिवाइड या एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग पर, ठीक है। तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर अगर हमारे पास करंट प्रोविजनिंग है तो इसकी जरूरत क्यों है, पहला सवाल यही होता है कि भाई एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग कब करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी बैंक अकाउंट SMA में गया या फिर NPA हुआ और उससे रिलेटेड जानकारी छिपा ली उसने, CRILC को नहीं प्रोवाइड की, RBI को नहीं प्रोवाइड की अगर उसकी जानकारी, तो उसने क्या किया, मतलब एक तरीके से समझो फ्रॉड करने की कोशिश की बैंक ने, डेटा छुपा रहे हो इसका मतलब तुम सही से ही नहीं बता रहे हो। तो उस केस में बैंक RBI कहता है कि भाई ऐसा है ना कि ये प्रोविजनिंग तो तुम कर ही रहे थे, तुम चोरी कर रहे हो, इस अकाउंट को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हर्षद मेहता स्कैम केस समझ लो, हर्षद मेहता वाला केस, तुम 150 करोड़ रुपए की रिसिट है, BR है, उनको छिपाए बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारा इरादा गलत है। तो वो बोलता है कि अब आपको एक्स्ट्रा जो है प्रोविजनिंग करने की जरूरत पड़ेगी ऐसे केसेस में। अगर बैंक जो है ऐसा नहीं करेगा तो फिर नॉर्मल प्रोविजनिंग होगी, सीधी सी बात है। तो अगर अकाउंट SMA में गया है, उसकी जानकारी छिपा ली गई या गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई, अकाउंट NPA है लेकिन उसको स्टैंडर्ड दिखाया गया, कुछ ऐसी मिस्टेक अगर बैंक करता है तो उस केस में एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग लगती है, पहली बात, ठीक है। परसेंटेज की अगर हम देखें तो यहां पर फ्रेंड देखिए, अप टू 6 मंथ यही आपका 15%, यानी नो चेंज यहां पर लिखा हुआ है। 6 महीने से 1 साल के बीच में ये फ्रेंड्स बढ़ करके 25% हो जाता है। कितना हो जाता है? 25%। देखिए चार्ट थोड़ा सा ध्यान रख करके जाना है, तो ध्यान रखें शुरू के 6 महीने एक ही बात है, जो नॉर्मल प्रोविजनिंग वही एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। 6 महीने से अगर 1 साल बीता तो उस केस में नॉर्मल तो 15% है, वो तो ईयर में डिफरेंस ही नहीं करता, पूरे साल तक लागू रहता है, लेकिन यहाँ 25% हो जाएगा 6 महीने से 1 साल के लिए। कब? एक्सेलरेटेड में। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी सेम रहेगा भाई, 6 महीने तक कोई पंगा नहीं है, 25% पहले करते थे, 25% आज भी करोगे, ठीक है। उसके बाद में लेकिन यहाँ पर ये 40% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40%। अनसिक्योर्ड के केस में आपका 6 महीने के बाद 40% प्रोविजनिंग लगने लगेगी। तो अगर आप देखोगे ना, ये 15% क्या हुआ, 25% ये वाला, और जो 25% था वो क्या हुआ, ये 40% वाला लागू हो गया, बराबर है ना, वही चीज हो रही है। सिमिलरली यहां पर अगर आप आएंगे तो अब क्या होगा, डाउटफुल 1 में 40% लग जाएगा, डाउटफुल 1 में ही 40% लगेगा, और भाई अनसिक्योर्ड में 100% तो पहले से ही है। यहां पर डाउटफुल 2 में 100% हो जाएगा। ये नीचे वाला चढ़ रहा है, देखिए जो 40 था वो 25 पे गया, जो 100 था वो 40 पे जा रहा है। तो यहाँ भी 100%, ये तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 100% था ही, और यहाँ पूरा पूरा 100% था, उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो सब 100 ही हो गया एक तरीके से। ये है पूरा चार्ट फ्रेंड्स आपका, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, बाकी यही चार्ट है अपना, काम आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें ध्यान क्या क्या रखना है, 15 का 25 हो रहा है, 25 का 40 हो रहा है, और जहां 40 वहां 100 हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर हम फिर से एक बार देखें तो देखो हमारे कंसर्न का ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 15 है तो 15 ही है, यहां कोई कंसर्न नहीं है। सिमिलरली यहां भी कोई कंसर्न नहीं है, यहां 25 है तो यहां 25 है, तो हमको ये नहीं ध्यान रखना है, बराबर। हमें याद क्या रखना है, ये वाला कि भाई यहां बढ़ रहा है, 15 की जगह पर 25 हो जा रहा है 6 महीने के बाद सिक्योर्ड वाले में। सिमिलरली यहां पर अनसिक्योर्ड वाले में 6 महीने के बाद यहां 40% हो जा रहा है। तो अपने काम की चीजें 2 यहां पर रह गई, एक्सेलरेटेड में 2 बदला, बाकी तो जो याद है वही काम आ जाएगा। मैंने अभी अभी समझाया आपको एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग क्या होती, क्यों जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद में डाउटफुल 1 में यहां चेंज होगा, अब ये 40% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा, ठीक है। और डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 फ्रेंड्स ध्यान रखिए, पूरा 100% ही ले लीजिए, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 सीधे 100% लिख लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। डाउटफुल 2 में भी 100%, डाउटफुल 3 में तो हो ही रहा था,
ठीक है, यहां पर बस केवल 40% हो गया। ऐसे थोड़ा सा दिमाग में इसको बिठाएंगे। D1 में 6 महीने का फंडा नहीं चलता है, D1 में सीधे बढ़ जाता है। केवल जो है सब स्टैंडर्ड में 6 महीने तक और 6 महीने के बाद वाला कॉन्सेप्ट चलता है। सब स्टैंडर्ड में 6 महीने तक और 6 महीने के बाद वाला। D1 D2 D3 में सीधे पहले देखो, ध्यान दो, पहले जो नॉर्मल था तो जो आपका D3 होता था इसमें 100% प्रोविजनिंग होती थी, ठीक है। एक्सीलेटर में यहाँ भी 100% प्रोविजनिंग हो गई है, ठीक है। और जो इसमें प्रोविजनिंग होती थी वो यहाँ चढ़ के बैठ गई है, मतलब सिक्योर्ड में 40 और 100, ये वाली प्रोविजनिंग यहाँ चली जाती है। मतलब एक स्टेप एक तरीके से ऊपर चढ़ता जा रहा है ये कुल मिला करके, अगर आप समझोगे, ध्यान दोगे, ठीक है। सो वी हैव सीन द चार्ट, हर चीज़ क्लियर है अपने को। हाँ, एक और चीज़ जो है यहाँ पर मैंने एक बात छोटी सी रही थी जो बताई थी मैंने कि भाई अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है तो उस केस में 20% की प्रोविजनिंग होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कब? अगर आपका सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है। वैसे तो 25% की होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20% की होती है। तो उसके लिए एक्सेलरेटर में भी कोई चेंज नहीं है, 20% रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वो चाहे यहां पर आ जाए तो भी 20% है, 6 महीने से कम हो, 6 महीने ज्यादा हो, इफ इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो 20% की प्रोविजनिंग होगी, चाहे नॉर्मल पूछे, चाहे एक्सेलरेटर पूछे, 6 महीने की पूछे, 6 महीने के बाद की पूछे, फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे कि क्या स्थिति है। व्हाट इज द एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग परसेंटेज फॉर सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड एसेट अप टू 6 मंथ। तो हमारा सब स्टैंडर्ड है, सिक्योर्ड है। तो पहले तो ध्यान करो कि नॉर्मल प्रोविजनिंग क्या होती थी भाई। नॉर्मल प्रोविजनिंग सिक्योर्ड के केस में 15% की होती थी। और ध्यान दें 6 महीने तक कोई चेंज नहीं है, जो नॉर्मल प्रोविजनिंग वही एडवांस वाली प्रोविजनिंग यानी एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होगी। 6 महीने तक कोई चेंज नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? ठीक है, आंसर कर पा रहे होंगे। अब मान लो सब स्टैंडर्ड यहीं पर अनसिक्योर्ड का पूछता, तो भाई अनसिक्योर्ड में नॉर्मली प्रोविजनिंग 25% की होती है, लेकिन 6 महीने तक की बात होगी तो कोई बात नहीं, 25% ही रखना। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया, अप टू 1 ईयर की बात आ गई, तो ये 40% हो जाता है, बराबर है ना। सेम यहां पर भी है कि 6 महीने तक 15% है, अगर मान लो 6 महीने से ज्यादा हो जाता, 6 महीने से ज्यादा हो जाता इसी क्वेश्चन में, तो हमारा 25% की प्रोविजनिंग हो जाती, बराबर। हाँ, 20% ही रहेगा, मैंने बता दिया सर आपको। तो सब स्टैंडर्ड हमारा सिक्योर्ड एक्सीलरेटेड की प्रोविजनिंग की बात करें 15% की। एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग मैंने बताया था कि अगर कोई बैंक जो है कोई जानकारी छिपाता है, खास करके क्रिसिल वगैरह को नहीं देता है, तो वहीं पर ही ये प्रोविजनिंग लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिवाइड एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड के लिए पीरियड अप टू 6 महीने से 1 साल। तो हमारा सब स्टैंडर्ड है, अनसिक्योर्ड है भाई, सब स्टैंडर्ड है, अनसिक्योर्ड है, टाइम पीरियड इसमें 2 होते हैं, अप टू 6 महीने और 6 महीने से 1 ईयर। सवाल है आपसे कि 6 महीने से 1 ईयर के केस में कितनी प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। केस स्टडी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो देखो नॉर्मली प्रोविजनिंग कितनी होती थी, नॉर्मली अनसिक्योर्ड के केस में 25% की होती थी। तो अगर 6 महीने तक की बात होती तो इट वाज 25%। अब 6 महीने ज़्यादा के केस में एक स्टेप आगे वाली यानी कि D1 वाली आ गई ना एक तरीके से। अब डाउटफुल 1 में जाता तो 40% का हो गया, ठीक है। सो आंसर विल बी बी 40%। What is the provisioning percentage for doubtful 1 for the secured portion under the revised accelerator provisioning? तो इन्होंने पूछा कि भाई कि डाउटफुल 1 है, एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग के तहत सिक्योर्ड पोर्शन पर कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो D1 वाले में कौन सी प्रोविजनिंग होगी, नॉर्मल की D2 वाली। नॉर्मल की D2 वाली कितनी थी याद करिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में D2 वाली प्रोविजनिंग याद करिए, वही लगेगी यहाँ D1 में। D2 में अगर सिक्योर्ड है तो 40%, अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% होती थी। सिक्योर्ड पोर्शन का पूछा है, सो 40% है ना।
ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लिया। अब एक और देखते हैं, व्हाट इज द प्रोविजनिंग फॉर सब स्टैंडर्ड है, अनसिक्योर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है। यहाँ ऐसा एक्सीलेटेड प्रोविजनिंग या नॉर्मल प्रोविजनिंग, ऐसा नॉर्मल ही प्रोविजनिंग का जिक्र किया है। टाइम पीरियड 6 महीने से 1 साल है। इवन एक्सीलरेटेड भी लिखता, नॉर्मल भी लिखता, कुछ भी लिखे आंसर सेम होगा हमारा, ध्यान रखिएगा। 6 महीने से 1 साल पूछ रहा है, 6 महीने तक पूछ लेता तो भी सेम होता है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। योर आंसर विल बी ऑलवेज 20%, ऑलवेज 20%। ठीक है, अप टू 6 महीने कह दे तब भी 20% है। ये हटा ही दे, बोल दे कि सिर्फ इतना ही है हमारा, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है ना, 20% की प्रोविजनिंग हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, अगर यहां पर ये कर दूं मैं, तब क्या आंसर होगा? अगर मैं ये लिख दूं, अब क्या होगा आंसर हमारा? ये देखो, ध्यान देना, यहाँ पर अनसिक्योर्ड वाले में ही केवल वो 20% का है, बाकी जो है ये वही जो आपका नॉर्मली लगता रहा है वही लगेगा 15% का। ठीक है, 20% नहीं रहेगा। अगर सिक्योर्ड है तो जो चलता रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में, सिक्योर्ड में कोई माफ़ी नहीं मिलती है। 15% का प्रोविजनिंग करना है तो 15% ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर सिक्योर्ड है तो। अगर अनसिक्योर्ड है तो 25% की जगह पर 20% का प्रोविजन मिलता है। यहां पर माफ़ी दी गई इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को 5% की। सिक्योर्ड के केस में ऐसा नहीं है। सिक्योर्ड के केस में 15% की प्रोविजनिंग करते थे तो 15% की ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाउटफुल 2 में है, अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए डाउटफुल 2 में है करंट प्रोविजनिंग परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, यहां एक्सेलेटेड का जिक्र नहीं हो रहा है। डाउटफुल सेकंड है, नॉर्मल प्रोविजनिंग की बात हो रही, कहीं एक्सेलेटेड शब्द का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन अनसिक्योर्ड पोर्शन की बात कर रहा है। अनसिक्योर्ड पोर्शन तो D1 होता है हमारे पास, D2 होता है हमारे पास और D3 होता है, राइट। अगर नॉर्मल प्रोविजनिंग अपन करें तो भाई सिक्योर्ड पोर्शन पर हम 25% की करते हैं, अनसिक्योर्ड पर 100% करते हैं। और यहाँ पर D2 में सिक्योर्ड पोर्शन पर 40% की करते हैं, अनसिक्योर्ड पर 100% की करते हैं। और यही D3 में अगर आ जाते हैं तो भाई सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों केसेस में 100% की ही प्रोविजनिंग होती है। ठीक, यही होता है। तो ऐसे में दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो एक्सीलरेटेड की बात करें तो ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है, और ये तो रहता ही रहता है, यहीं पर है। D2 D1 की जगह पर, D3 D2 की जगह, और D3 जो है वही रहता है एक्सीलरेटेड के केस में। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स। अ बैंक हैज टोटल ऑफ 8 लाख लोन, मतलब एक बैंक का 8 लाख रुपए का लोन है। And security available with the bank is rupees 50,000, which is NPA for last 8 months. Also ECGC coverage available for 60% of loan amount. What will be accelerated provision requirement? तो ये क्वेश्चन करिए, दिमाग एकदम खुलेगा आपका। एक बैंक के पास कुल मिलाकर के 8 लाख का लोन है भाई, ये बताया इन्होंने। जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, लोन अमाउंट इतना है, सिक्योरिटी 50,000 रुपए की अवेलेबल है। 8 महीने से एनपीए है। एनपीए अगर 8 मंथ से है तो इसका मतलब ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है, राइट। 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहता है। सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड, ये जब आप ढूंढिए। फिर ईसीजीसी का क्या करना है, और एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग की बात अपन कर रहे हैं, तो ये बात भी दिमाग में रख करके चलनी होगी।
कोशिश करिए, बहुत कम लोग आंसर कर पा रहे हैं, क्या चक्कर है। ठीक है, चलो बहुत कम आंसर आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए भाई, ऐसे बैठने से नहीं काम चलेगा, सॉल्व करिए आप इसको। ठीक है, एक बैंक के पास 8 लाख का लोन है। ठीक है, चलो तो लोन का अमाउंट हो गया 8 लाख रुपए, हमने लिख लिया भाई। उसके बाद में सिक्योरिटी जो अवेलेबल है वो 50,000 रुपये की है। ठीक है, ये भी लिख लिया। एनपीए है 8 महीने के लिए। तो एनपीए जब शुरू होता है तो सब स्टैंडर्ड में जाता है। अगर 8 मंथ हुए हैं तो 8 महीने से सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड 8 महीने का हो गया। ठीक है, सवाल यह है कि सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो उसका जवाब कैसे मिलेगा। तो आप क्या करिए, जितना लोन है 8 लाख का, 8 लाख का 10% निकाल लीजिए। कितना आएगा सर? 80,000 रुपये। अब देखिए कि क्या जो सिक्योरिटी अवेलेबल है वो 80,000 रुपये तक है। अगर हाँ, अगर 10% तक, 10% तक, अप टू 10% अगर सिक्योरिटी अवेलेबल है तो उसे अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अनसिक्योर्ड मतलब भाई 8 लाख उधारी है, 50,000 की एफडी है, 80,000 रुपये की सिक्योरिटी है, तो हम वसूल नहीं पा रहे हैं, तो ये फंड्स अनसिक्योर्ड, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आएगा। किसकी? अनसिक्योर्ड की। मेरी बात समझ में आई कि हमने अनसिक्योर्ड का डिसीजन कैसे लिया। मैंने क्या किया, लोन अमाउंट का 10% निकाला, 80,000 आ गया, और हमने 80,000 को कंपेयर किया, भाई हमारे पास सिक्योरिटी केवल 50,000 की है, तो 50,000 की सिक्योरिटी यानी कि 80,000 से कम है, 80,000 से भी कम है, 80,000 तक होती तो हमारा सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड रहता, तो 80,000 से कम है तो अनसिक्योर्ड हो गया कंफर्म। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आ गया, बराबर। अब अगर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है तो भाई यहां पर अप टू 6 महीने की गाइडलाइन है प्रोविजनिंग की, और 6 महीने से 1 साल के लिए गाइडलाइन है ना, याद हो हमने पढ़ा था। तो 6 महीने तक तो कोई चेंज नहीं है। अनसिक्योर्ड के केस में कितना होता है? 25% का, तो 6 महीने तक तो कोई पंगा नहीं था। 6 महीने से ज्यादा हुआ तो 40% की प्रोविजनिंग होनी चाहिए, बराबर है। और हमारा क्या है, 8 महीने हो गए हैं, तो भाई 6 महीने ज्यादा है, तो 8% की 40% की प्रोविजनिंग होगी, पहली बात। तो दो बातों के जवाब आपको समझ में आनी चाहिए। पहला, अनसिक्योर्ड कैसे डिसाइड किया, दूसरा 40% की प्रोविजनिंग कैसे ही। अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ा जाए, ना क्लियर हो तो एक बार फिर से डिस्कस कर दूं मैं। ठीक, फिर आपके दिमाग में आएगा सर ईसीजीसी कवरेज का क्या करना है। कुछ नहीं करना है सर, इसको इग्नोर मार दीजिए, कुछ होगा ही नहीं। दूसरा, सर ये 50,000 की जो एफडी है ये क्या सिक्योर्ड पोर्शन नहीं बनेगी? नहीं, पूरा का पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। पूरा का पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। 8 लाख रुपए का लोन या तो 8 लाख पूरे सिक्योर्ड हैं या 8 लाख पूरे अनसिक्योर्ड हैं, बस इतना ही कहानी होती है। या तो पूरे 8 लाख सिक्योर्ड होंगे या अनसिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का फंडा आपका जब आप D1, D2, D3 में करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। सर एक्सीलरेटर प्रोविजनिंग मैंने समझाया सर कि अगर मान लीजिए आप कोई डेटा है, अकाउंट SMA हुआ, आपने वो डेटा नहीं दिखाया, CRILC जो एजेंसी होती है उसको डेटा नहीं भेजा, RBI को नहीं रिपोर्ट किया, आपने छुपाने की कोशिश की, तो इस वजह से RBI क्या करता है, एक्सीलरेटर प्रोविजनिंग करता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने चोरी करी हुई, तुमने चीजें सेफ नहीं रखी हैं। ठीक है, अगर मान लो एफडी 80,000 रुपए की है, मान लेते हैं कि यहां पर एफडी 80,000 की है, अब भी अनसिक्योर्ड रहेगा। अब मान लो 80,001 रुपए हो गए, 80,001 रुपए की एफडी है, नाउ इट इज सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। 10% तक, 10% तक ध्यान दीजिए, अप टू 10% अनसिक्योर्ड, उससे थोड़ा सा भी बड़ा, जैसे 80,000 तक कोई पंगा नहीं है, 80,001 रुपए भी अगर हुआ ये सिक्योर्ड में चला जाएगा। क्लियर हो गई ना, आप किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 10% का कॉन्सेप्ट ये RBI का दिया गया है कि कैसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिसाइड करना है। तो देखो 8 लाख रुपए का लोन था अपना, हमने क्या किया, उसका 10% कैलकुलेट किया। क्यों किया? एज पर RBI गाइडलाइन है भाई, हम नहीं बताते इसको। ठीक है, तो RBI गाइडलाइन कहती है 10% चेक करो, तो सर 80,000 रुपए आ गए। अब देखो कि क्या तुम्हारे पास जो सिक्योरिटी है वो 80,000 से कम है कि ज्यादा है कि 80,000 है। तो यहां ध्यान रखो, अगर 80,000 रुपए तक की सिक्योरिटी अवेलेबल है तो उसे अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में डाल दो। अगर 80,000 से ज्यादा है, 1 रुपए भी है, ठीक है, अगर मान लो 80,000 से 1 रुपए भी ज्यादा हो गया, 80,001 रुपए हो गए,
तो फ्रेंड्स इस केस में इसे सिक्योर्ड मान लिया जाता है, ठीक है। 10% से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तुरंत ही सिक्योर्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो हमारा जो अकाउंट है वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में। अब ये सर ECGC का कवरेज अवेलेबल है तो सिक्योर्ड में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, भ्रम मत पालिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ECGC केवल भटकाने के लिए आपको दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो हमारा सिर्फ देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, सिर्फ इतना देखना है, पूरी कहानी में तुम देखो हमारी जो कैलकुलेशन है इसी 8 लाख रुपए की 40% पर है, बस ये 3,20,000 आंसर हो गया। बस बाकी सारी कहानी केवल देखने की है, बाकी सारा डेटा सिर्फ समझने और देखने के लिए है। अब बस इतना ही करना है कि 40% करना है कि 25% करना है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये वाले डेटा की। और भी क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरी बात को, CGTMSC कवर रहे तब भी, हाँ बिल्कुल, ECGC कवरेज है, CGTMSC है, कुछ भी कवरेज दिया होगा सर उसे हम नहीं लेंगे, है ना। अगर ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। तो पहला 8 लाख रुपए का लोन था, तो हमारा ये पहली बात सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड हो गया, ये बात हमें क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे 10% से कम है हमारे पास सिक्योरिटी, पहली बात। उसके बाद में अब अगर सब स्टैंडर्ड है, अनसिक्योर्ड है, तो इसमें टाइम पीरियड देखेंगे भाई कितना है, 8 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड है, तो भाई एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग की बात हो रही ना, एक्सीलरेटेड। अगर नॉर्मल होती तो हमें 6 महीने 8 महीने भी ना देखना पड़ता। तो उस केस में एक्सीलरेटेड 6 महीने तक के लिए गाइडलाइन क्या है कि भाई अगर सिक्योर्ड है तो कितना प्रोविजनिंग करते हैं अपन, 6 महीने तक। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ध्यान आ जाएगा। सब स्टैंडर्ड अगर 6 महीने तक सिक्योर्ड पोर्शन है तो 15% की प्रोविजनिंग करते हैं, ठीक है। क्या हो गया है मुझे, मोर देन 10% पे भी करवा दूंगा, पहले इसको निपटा लेते हैं सर। 6 महीने तक वही सेम रहता है मेरे ख्याल से ना, 15% और 25% ही रहता है। और अगर जो है 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो उस केस में, सिक्योर्ड के केस में हमारा ये 25% हो जाता है, और ये जो है अनसिक्योर्ड के केस में 40% हो जाता है, बराबर है ना, यही बात थी। हाँ ठीक है। अब उस हिसाब से हम देखें तो हमारे पास अगर मान लो ये FD ये सारा केस है, तो हमारा 6 महीने ज़्यादा वाला केस में 40% की जो है हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 चौक 32, 3,20,000। कितना हो जाएगा? 3,20,000। अब मान लो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ 50,000 नहीं 1 लाख रुपए लिख लेते हैं। मान लो FD 1 लाख रुपए की हो गई, अब आंसर क्या होगा? इसी क्वेश्चन में FD 1 लाख की हो गई, तो भाई देखो हमारी 8 लाख का लोन है, 10% उसका निकाला तो हमारा आ गया 80,000 रुपए, ठीक है। जो हमारी FD है, जो हमारा सिक्योरिटी है, वो 80,000 से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा सब स्टैंडर्ड सिक्योर कैटेगरी में आ गया। किस में आ गया? सिक्योर्ड कैटेगरी में। तो सिक्योर्ड कैटेगरी में क्या होता है, अगर 6 महीने तक होता, अप टू 6 महीने, तो वही सेम सिक्योर्ड कैटेगरी में 15% की प्रोविजनिंग करते हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा और अप टू 1 ईयर हो तो 25% की प्रोविजनिंग कर देते हैं, यही है ना, 25% की प्रोविजनिंग करते। तो उस केस में हम 8 लाख का 25% यानी कि 2 लाख रुपए की प्रोविजनिंग करते अपन। कितना? 2 लाख रुपए की प्रोविजनिंग करते। और यहां पर ये FD 1 लाख नहीं, आप अगर मान लीजिए ये FD अमाउंट 80,001 रुपए है, इतना नजदीक का देता हूं, अगर 80,001 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए कुछ भी हो गई, योर आंसर विल ऑलवेज भी 2 लाख रुपए, यही सेम आंसर आएगा। ECGC इग्नोर करा जाता है सर, ECGC को नहीं ध्यान दिया जाता है जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ECGC को, CGTMSC कवर को कोई मतलब नहीं है सर, सब स्टैंडर्ड में यही चलता है। ECGC जो है उस काम में आ जाता है हमारे, ECGC डाउटफुल वाले में आएगा काम में, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात 3,20,000 रुपए की। और भी न्यूमेरिकल है, नॉट टू वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। थोड़ा सा मैंने यहाँ डिस्कस किया है, और भी है। ये वाला देखिए, एक आदमी ने लोन लिया 20 लाख रुपए का और करंटली आउटस्टैंडिंग अमाउंट 12 लाख रुपए की है। पर्सन ने सबमिट किया है FD 2 लाख रुपए की एज ए सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट द लोन। लोन के अगेंस्ट में 2 लाख की FD दी हुई है। लोन क्लासिफाइड है सब स्टैंडर्ड फॉर लास्ट 11 मंथ, 11 महीने से सब स्टैंडर्ड में चल रहा है। ECGC का कवर 50% का अवेलेबल है लोन के लिए। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिवाइज्ड एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग में, ठीक। जो आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी, ये वही क्वेश्चन है ना, कि भाई अब इसमें 2 चीजें दे दी, एक तो लोन 20 लाख का है, दूसरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 12 लाख का है।
एफडी 2 लाख की है किसमें, सब स्टैंडर्ड में। सिक्योर्ड या सिक्योर्ड आप डिसाइड करेंगे। 11 महीने हो चुके हैं, रिवाइड एक्सेलरेशन यूज करना है। ईसीजीसी कवरेज का कोई मतलब नहीं, तो इस लाइन को लिखा जाए ना लिखा जाए कोई मतलब नहीं, ऐसे ऐसे समझिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहली बात लोन कितने का है वो हमारा कंसर्न नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है उसी पर ही प्रोविजनिंग करी जाएगी। तो हमारे काम का ये 20 लाख नहीं है, हमारे काम का ये 12 लाख है। पहली बात ये समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे लिए लोन कितना अमाउंट हुआ, 12 लाख रुपए का अमाउंट हुआ आउटस्टैंडिंग, है ना भाई। वो 8 लाख भर चुका है, 12 लाख बचा हुआ, तो 12 लाख पे ही बात करेंगे। दूसरा 12 लाख का अगर अपन 10% निकालें तो कितना आता है, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 निकल आया। हमारे पास एफडी कितने की है, 2 लाख की। ज़्यादा है कि कम, सर ज़्यादा है तो सिक्योर्ड हो गया, ठीक है। सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि हमारे पास जो कोलेट्रल है वो 10% से कहीं ज़्यादा है। तो सिक्योर्ड कैटेगरी में अगर आ गया, तो सिक्योर्ड कैटेगरी में अगर 6 महीने तक होता तो 15% की प्रोविजनिंग करते, है ना। और 6 महीने से ज़्यादा और अप टू 1 ईयर है तो 25% की अपन प्रोविजनिंग कर लेंगे, करेंगे ना सर। तो 25% की प्रोविजनिंग किसकी, पूरे लोन अमाउंट की, यानी कि आउटस्टैंडिंग 12 लाख, 12 लाख का 25% 3 लाख हो जाएगा, है ना, चौथाई भाग 3 लाख। 3 लाख आंसर है। इतनी सारी राम कहानी देखो, सब कुछ लिखा है इस क्वेश्चन में, देख रहे हैं कहाँ कहाँ कितनी जानकारी दे रखी हो। काम कितना है, सिर्फ 12 लाख का 25% निकालना है बस। सब कुछ इसमें मैंने भरा हुआ है ताकि आपके दिमाग में निकल जाए बात, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। काफ़ी सारे लोगों के मन में, ये मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, पर ये डाउट हमेशा बना रहा, क्योंकि होता क्या है, डाउटफुल के केस में कैलकुलेशन अलग चली जाती है और सब स्टैंडर्ड के केस में अलग चली जाती है, इसीलिए हमेशा डाउट बना रहता है। इवन कुछ चैनलों पे गलत भी पढ़ाया जाता है, मैं मतलब अगर देखा हूं मैं कि वहाँ वो वैसे ही पढ़ा देते हैं कि नहीं ठीक है यही सही है, बट वो सही नहीं है। ये सही तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फ्रेंड्स। अब यहां कैलकुलेशन अलग होगी, देखो, क्योंकि हम डाउटफुल में चले आए, कैलकुलेशन बदल जाएगी। यहां पर लोन है 10 लाख रुपए का, उसको डाउटफुल 3 की कैटेगरी में रखा गया है। सिक्योरिटी जो है वो 2 लाख रुपए की है। व्हाट इज द एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस लोन। एक्सेलेटेड 40% नहीं होगा सर, देखो वो अनसिक्योर्ड के केस में 40% हो जाता है सर। सिक्योर्ड के केस में 15 से 25 जाता है, अनसिक्योर्ड के केस में 25 से 40 जाता है। आप याद करिए इस बात को। आशीष सर, इसका आंसर बहुत सरल सा है। देखो भाई क्या है कि हमारा डाउटफुल 3 है, डाउटफुल 3 में 100% प्रोविजनिंग करी जाती है, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। तो हमारा आंसर तो यही रहने वाला है, 10 लाख का पूरे 10 लाख प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, पूरा 10 लाख जाएगा, ठीक है। चाहे यहां एक्सेलेटेड शब्द हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो एक्सेलेटेड ना लिखा हो, स्टिल योर आंसर विल बी सेम, है ना, क्योंकि 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर डाउटफुल 1 या 2 में होता तो थोड़ा सा ये कंसिडर करते हैं हम, है ना, लेकिन चूंकि डाउटफुल 3 में है तो बात ही खत्म हो गई, 100% प्रोविजनिंग करिए, आगे बढ़िए। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखो इसमें अगर यही बात ये डाउटफुल 1 में होता, सोचो एक बार, ये डाउटफुल 1 होता, मान लेते हैं, करते हैं कैलकुलेशन, मैं समझा रहा हूं सर, सिक्योरिटी नॉट कंसिडर वाली बात। अगर डाउटफुल 1 होता तो वो बोलता है कि भाई सिक्योर्ड पोर्शन पर आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी 25% की। नॉर्मल प्रोविजनिंग की बात करें या एक्सेलेटेड, चलो एक्सेलेटेड ही कर लेते हैं। तो सिक्योर्ड पोर्शन पर 40% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। डाउटफुल 1 ये कहता है। तो होता क्या कि सिक्योर्ड पोर्शन कितना, भाई 2 लाख की हमारी सिक्योरिटी है तो सिक्योर्ड पोर्शन 2 लाख रुपए हो जाता, तो इस पर हम 40% की प्रोविजनिंग कर देते तो हो जाता मेरे ख्याल से 80,000 रुपए बराबर। और अनसिक्योर्ड कितना, भाई अगर 10 लाख का लोन है, 2 लाख रुपए सिक्योर्ड है तो बचा कितना, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए फ्रेंड्स हमारा अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में चला जाता बराबर। अब इस 8 लाख पर हम 100% प्रोविजनिंग करते तो पूरा का पूरा 8 लाख रुपए जो है हमारा आ जाता किसमें, प्रोविजनिंग में। 8 लाख और 80,000 मिला करके 8,80,000 रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ती इनकेस अगर ये डाउटफुल 1 में होता तो, ठीक है।
बात हुई कि सर डाउटफुल 3 में है, तो अगर डाउटफुल 3 में है तो सर फिर ये भी 100% हो गया। अब ये भी 100% है, ये भी 100% है, तो यहाँ 100% आप लिखते, 2 लाख का 100% यहाँ पर 2 लाख रुपए आता, और 8 लाख का 100% 8 लाख आता, तो 8 2 10 लाख होते कि ना होते। भाई जब 100% मतलब घर द्वार बेच के सब जा रहा है ना। सर ठीक है, ये इसका है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, जैसे अभी ये रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 2 लाख रुपए है, ये दे रखा है। अब मान लो ये 10 लाख का लोन कहा, अगर बोलता कि आउटस्टैंडिंग केवल 6 लाख रुपए है, तो हम आउटस्टैंडिंग 6 लाख ही लेते। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है। बात समझ में आई मेरी फ्रेंड्स? ओके, तो ये हमने आपको डाउटफुल 1 में भी करके दिखा दिया, डाउटफुल 3 में भी करके दिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भाई एक 8 लाख का लोन है, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है, 5 महीने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन नहीं है, तो व्हाट इज प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट अंडर करंट प्रोविजनिंग। करंट प्रोविजनिंग में आपको बताना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से। नहीं, सब स्टैंडर्ड में पोर्शन वाइज नहीं होता, पूरा का पूरा लोन या तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होता है। यही बात तो मैं कह रहा था, पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 8 लाख पूरे के पूरे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होंगे। ठीक, लेकिन डाउटफुल 1 2 3 में बदल जाती है बात। तो सवाल यह है कि भाई एक 8 लाख रुपए का लोन है, सीधे दे ही रखा है कि सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड कैटेगरी में है, 5 महीने हुए हैं। और इसमें एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स। ओके, कहीं एक्सेलरेटेड जो है प्रोविजनिंग की बात नहीं हो रही है। तो अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो अनसिक्योर्ड पर कितने % की प्रोविजनिंग होती है? है ना भाई, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो अगर अनसिक्योर्ड है, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है, तो सीधे सीधे 25% की प्रोविजनिंग अपन करेंगे। कितने का? 8 लाख का 25%, 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए। अब इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता, सारी मेहनत आपके लिए खुद ही क्वेश्चन में करी गई है। अब इस क्वेश्चन में ईसीजीसी सारी चीजें काम की आएंगी। एक लोन जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख रुपए है, ईसीजीसी कवरेज 50% का अवेलेबल है, अकाउंट रिमेन डाउटफुल फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा डाउटफुल में रहा है, सिक्योरिटी जो है वो 1.5 लाख रुपए की है, तो करंट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? सवाल ये है। एक्सेलेटेड की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल प्रोविजनिंग की बात कर रहा है। हाँ, अगर पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, अगर मान लो एक्सेलेटेड भी पूछता तो भी हमारा आंसर 2 ही लाख रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 5 ही महीने में ना, 6 महीने तक सेम ही रहता है। यस, तो देखो डाउटफुल अगर 1 साल तक रहता है तो डाउटफुल 1 बोलते हैं, 1 साल तक डाउटफुल रहा तो डाउटफुल 1, अगर दूसरे और तीसरे साल डाउटफुल रहता है तो उसे डाउटफुल 2 बोलते हैं, अगर चौथे साल भी डाउटफुल रहे तो डाउटफुल 3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में है? D2 कैटेगरी में है, डाउटफुल 2। ठीक है, ध्यान रखिए, डाउटफुल 1 में मतलब 1 साल तो सब स्टैंडर्ड रहा, फिर 1 साल तक डाउटफुल 1 में रहता है, फिर अगले 2 साल तक डाउटफुल 2 में रहता है, और फिर उसके बाद में ये डाउटफुल 3 में चला जाता है जब तक रहे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा डाउटफुल कैटेगरी में 2 साल, मोर देन 2 ईयर्स, यानी कि 1 साल तो D1 में निपट गया और 1 साल और बीत गया D2 वाले में, और प्लस और समय हो गया, तो ये D2 कैटेगरी में आएगा, डाउटफुल 2 की कैटेगरी में आएगा। नॉर्मल प्रोविजनिंग की बात हो रही है। D2 में सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन का काम होगा। सिक्योर्ड पोर्शन कितना चाहता है? 40% का, और अनसिक्योर्ड पोर्शन 100% की प्रोविजनिंग चाहता है। यही हमें करनी है। ठीक है, अब आते हैं, हमारे पास लोन कितना है? 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, ये देखते हैं। सिक्योर्ड पोर्शन कितना है सर हमारा? देखो 1.5 लाख की सिक्योरिटी है, तो हमारा 1.5 लाख तो सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, बराबर है।
यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सिक्योर्ड पोर्शन पर कितने की प्रोविजनिंग होनी है? 40% की। तो ये सर 60,000 रुपये की प्रोविजनिंग हो जाएगी सिक्योर्ड पोर्शन पर, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। अनसिक्योर्ड कितना है सर? सर अगर 4 लाख का लोन है और उसमें से 1.5 लाख रुपये सिक्योर्ड हैं, इसका मतलब 2,50,000 रुपये, 2,50,000 हमारे अनसिक्योर्ड हैं, है ना। क्योंकि भाई सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों जोड़ करके हमारे पास जितना लोन है वो होना चाहिए, है ना भाई। 1.5 लाख और 2.5 लाख अनसिक्योर्ड मिला करके 4 लाख का लोन है हमारा, 4 लाख होना चाहिए, बराबर है। तो वही 1.5 लाख की एफडी थी या जो भी सिक्योरिटी के रूप में था, प्लस 2.5 लाख रुपए अनसिक्योर्ड हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे, अब नॉर्मली नियम ये है कि हम अनसिक्योर्ड पोर्शन पर कितने की प्रोविजनिंग करते हैं? 100% की। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि ईसीजीसी का कवरेज अवेलेबल है यहाँ, हम उसका फायदा उठाएंगे। ईसीजीसी बोलता है कि भाई जितना तुम्हारा ये डूब रहा है इसका 50% तो मैं दे दूंगा, 50% ईसीजीसी देगा, यानी 1,25,000 रुपये ईसीजीसी से बैंक को मिल जाएंगे। तो कितना बचा? 2.5 लाख मिलने थे, 1,25,000 ईसीजीसी ने दे दिए, तो बचा 1,25,000 रुपये केवल। यही 1,25,000 रुपये बैंक का डूब रहा है। अब ध्यान दीजिए, यही सिर्फ 1,25,000 डूब रहा है अनसिक्योर्ड में। तो 1,25,000 रुपये पर हम 100% की प्रोविजनिंग कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी? पूरी पूरी 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 रुपये अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए और 60,000 रुपये हमारे सिक्योर्ड पोर्शन के लिए, कुल मिलाकर के 1,85,000 रुपये की प्रोविजनिंग होगी सर नॉर्मल सिनारियो में। ऋषि सर मैं बात कर रहा हूँ, सब स्टैंडर्ड अलग होता है, डाउटफुल अलग होता है। प्लीज़ 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 ऐसा समझिए जो है कि सब स्टैंडर्ड भारत है और डाउटफुल पाकिस्तान है, दोनों में एकदम अलग कहानी चलती है। सब स्टैंडर्ड बोलता है कि मुझे ईसीजीसी सीजीटीएमएससी किसी से मतलब नहीं है, पूरा का पूरा लोन या तो मतलब हम या तो पूरा का पूरा लोन ले डूबेंगे या फिर पूरा पूरा छोड़ेंगे, दो ही विकल्प होगा। यानी कि पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा, सब स्टैंडर्ड ये कहता है, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड क्या 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 मना करता है? बोलता है सब स्टैंडर्ड में भाई हमारे यहाँ सब कुछ नियम अलग हैं। हमारे गांव में आए हो तो पहली बात ईसीजीसी बाहर छोड़ दो, सीजीटीएमएससी बाहर छोड़ दो, ठीक है। इस सब स्टैंडर्ड वालों ने कहा निकलो तुम, हमें मतलब ही नहीं है, सब स्टैंडर्ड केवल। डाउटफुल के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लस ये भी कहा कि भाई पूरा का पूरा लोन अपनी को पूरा मांगता है, पूरा लोन या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा, सब स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है। लेकिन डाउटफुल के केस में ये पूरी कहानी चलती है। आप देखिए ना, डाउटफुल ये बेहतर एग्जांपल है, ये आरबीआई की वेबसाइट से लिया हुआ एग्जांपल है। नहीं, ईसीजीसी वाले अमाउंट की प्रोविजनिंग क्यों होगी? देखिए बात समझिए, 1.5 लाख रुपए की एफडी थी तो इसलिए सिक्योर्ड था, 40% की प्रोविजनिंग कर ली। 2.5 लाख रुपए में से 50% ईसीजीसी बैंक को लौटा देता है, गारंटी है, ईसीजीसी पैसा देता है। ये 1,25,000 बैंक को मिलेंगे क्योंकि बैंक ने ईसीजीसी का कवर ले रखा है। तो यानी कि हुआ क्या, 4 लाख में से 1,25,000 रुपए बैंक को वापस मिल गए। तो जो पैसा वापस मिल गया उस पर हम कैसी जो है प्रोविजनिंग करेंगे? हम नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं आप इस बात को, है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईसीजीसी भी चालाक होता है, वो बोलता है भाई कि जितना तुम्हारा अनसिक्योर्ड है उसी का 50% मैं कवरेज दूंगा। तुम ये कहो कि सर जैसे सोचो 4 लाख का लोन है, 50% का कवरेज दे दे, है ना, लिखा 50% कवरेज देंगे तो 4 लाख का 50% 2 लाख हो गया। लेकिन नहीं, ईसीजीसी भी बोलता है कि भैया ऐसा है कि जो तुम्हारा सिक्योर्ड है वो तो तुम रखो, जो तुम्हारा डूबने वाला है, डूबेगा कितना? बैंक का 2.5 लाख तो डूब रहा है साहब, क्यों? 1.5 लाख की तो एफडी पड़ी है, हमने तोड़ करके अपने लोन के खाते में डाल दिया, तो डूब 2.5 लाख रहा है, उसका 50% ईसीजीसी कवरेज देता है, ठीक है। तो 50% 1,25,000 हुए, वो मिल गए बैंक को। 1,25,000 रुपए ईसीजीसी ने ट्रांसफर कर दिए, भाई लो 1,25,000 तुम्हारे वापस आ गए। अब कितना डूबा बैंक का? 1,25,000 ही डूबा, क्योंकि बाकी का लौट आया है। जो 1,25,000 डूब रहा है सनम, है ना, उसी पर 100% की प्रोविजनिंग करते हैं, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं है, नॉट टू वरी। नहीं सर, गारंटी वगैरह कुछ भी ईसीजीसी कवर नहीं होता है, कुछ भी कवर नहीं होता है। थोड़ा सा समझिएगा, सब स्टैंडर्ड अलग है, डाउटफुल अलग है। सब स्टैंडर्ड में देखो फिर से, सब स्टैंडर्ड में ना ईसीजीसी की चलती है ना सीजीटीएमएससी की चलती है, इनमें से किसी की चलती नहीं है, ठीक है। इनको सबको इग्नोर मारना है। दूसरी बात,
फुल लोन अमाउंट इज आइदर अनसिक्योर्ड आर सिक्योर्ड, ये इसका कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन अगर हम वही डाउटफुल में आ जाते हैं तो पूरा का पूरा ईसीजीसी और सब कुछ पिक्चर में आ गई, तो इस क्वेश्चन में सब काम में आ रहा है। ठीक है, तो देखो फिर से समझाता हूं भाई कि पहली बात ये हमारा लोन D2 कैटेगरी में है। क्यों D2 कैटेगरी में है? क्योंकि अगर 1 साल तक डाउटफुल रहता तो D1 होता, 1 साल से ज्यादा हो गया तो D2 में रहेगा, 2 साल है ना, दूसरे और तीसरे साल डाउटफुल 2 में रहता है और फिर चौथे साल से डाउटफुल 3 में जाता है। 2 साल से ज़्यादा हो गया तो हमारा D2 कैटेगरी में है। D2 कैटेगरी में प्रोविजनिंग क्या होती है? सिक्योर्ड पोर्शन पर आपको 40% की करनी है, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर आपको 100% की प्रोविजनिंग करनी होती है। दिस इज द रूल। ठीक है, चलो ये रूल होता है, ये चलता है कहानी। तो ऐसे में अब हमारे लिए सवाल ये है कि हमें क्या करना है भाई, हमारा 4 लाख रुपए का लोन है। ठीक है, इसमें सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना सर? सिक्योर्ड इतना जितनी की हमारे पास सिक्योरिटी है, तो 1.5 लाख रुपए सिक्योर्ड पोर्शन हो गया। अगर 1.5 लाख रुपए हमारा सिक्योर्ड हो गया तो बाकी बचा कितना सर? 2.5 लाख रुपए, वो अनसिक्योर्ड हो गया। बराबर है। तो अगर 1.5 लाख रुपए हमारा सिक्योर्ड है तो हमें सिक्योर्ड पर 40% की प्रोविजनिंग करनी है, तो 40% कर लीजिए। तो आपका 1.5 लाख का 40% आपका 60,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। अब बचता है सर अनसिक्योर्ड। तो बैंक का 1.5 लाख तो एफडी थी, तोड़ करके अपने खाते में डाल लिया, 2.5 लाख डूब रहे थे। लेकिन फिर बैंक को याद आता है कि नहीं, हमारे पास तो ईसीजीसी का कवरेज अवेलेबल है, ईसीजीसी ने गारंटी दे रखी है 50% की, तो जो मेरा डूब रहा है उसका 50% ईसीजीसी मुझे वापस करेगा। तो 2,50,000 का 50% निकाला, 1,25,000 रुपए ये ईसीजीसी से बैंक को प्राप्त हो जाएंगे। तो 2.5 लाख डूब रहा था, 1,25,000 ईसीजीसी ने दे दिया। तो अब एक्चुअल में डूब कितना रहा है? सिर्फ 1,25,000 ही अब डूब रहे हैं। बराबर, सिर्फ इतना ही डूब रहा है क्योंकि बाकी तो मिल गया। तो 1.5 लाख रुपए एफडी के तौर पर मिल गए, 1,25,000 रुपए ईसीजीसी से मिल गए। अब 1,25,000 डूब रहा है, इस पर 100% की प्रोविजनिंग अपन करेंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड पर 100% की प्रोविजनिंग होती है। तो 1,25,000 का 100% अपना 1,25,000 रुपए ही हो जाएगा। 60,000 की प्रोविजनिंग सिक्योर्ड पर, 60,000 की प्रोविजनिंग सिक्योर्ड पोर्शन पर, और 1,25,000 की प्रोविजनिंग अनसिक्योर्ड पर 1,85,000 रुपए की टोटल प्रोविजनिंग अपने को करनी पड़ेगी। ये पूरा एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सारे सिनारियो हमने शामिल किए हैं। सर अब व्हाई नॉट आपका क्वेश्चन, यही तो मैंने बताया था, आपको याद होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं कि 4 लाख रुपए का 50% पूरा ईसीजीसी आपको दे दे। ईसीजीसी भी बोलता है भाई कि जो पोर्शन तुम्हारा 1.5 लाख की तुम एफडी लिए बैठे हो, हम इसका क्यों देंगे आपको। डाउटफुल 3 में नहीं होगा भाई, जो है किसी कीमत पर नहीं होगा। देख लीजिए, टेबल देख लीजिए एक बार। देखो ईसीजीसी बोलता है कि भाई तुम 4 लाख में से जो है 1.5 लाख रुपए तो तुम जो है अपने पास एफडी लिए बैठे हो, तो हम उस पर तुम्हें कवरेज दे देंगे, हमारा नहीं नुकसान हो जाएगा। वो भी समझदार हैं, तो बोलते हैं 1.5 लाख तो तुम दबाए बैठे हो बेटा, तो जो दबाए बैठे हो उसको तुम इंजॉय करो, हमको जो बचता है उसी पर ही हम देंगे आपको। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो 4 लाख पे 50% हो आएगा कितना आपका? 4 लाख पे 2 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन वो 2 लाख नहीं देते हैं। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, सब स्टैंडर्ड कोई भी कैटेगरी हो, D1 हो, D2 हो, D3 हो, किसी भी कैटेगरी में हो, प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। सॉरी, डाउटफुल में D1, D2 या D3 किसी का भी कैलकुलेशन हो फ्रेंड्स, इसी प्रक्रिया से चलेंगे सब स्टैंडर्ड का। लेकिन बिल्कुल इस तरीके से नहीं चलता है, सब स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। ये सब कोई कहानी ना होती, अभी ये सब स्टैंडर्ड होता तो सीधे सीधे 4 लाख रुपए का या तो 15% या 25%। सर मेरी बात समझिए, यहां पर सिक्योरिटी जो है, मान लो कि हमारे पास में 10,000 रुपए है, मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपए है। सोचो आप, ये सिर्फ 10,000 रुपए की सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। बस फर्क क्या पड़ेगा कि हमारा 4 लाख रुपए में से यहां 10,000 रुपए आ जाएगा, यहां पर 10,000 रुपए आ जाएगा सिक्योर्ड, और बाकी 3,90,000 रुपए अनसिक्योर्ड में चले जाएंगे। बस ये हो जाएगा। इसमें वो आपका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला फंडा नहीं आता है सर। ओके, ठीक है, तो ये है पूरी कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख रुपए का है, उसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 1.5 लाख रुपए की। अनरियलाइज्ड बैलेंस यानी कि हमें जो नहीं मिलेगा 2.5 लाख रुपए, उसमें से ईसीजीसी का कवर 1,25,000 का है। तो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस यानी कितना अनसिक्योर्ड रहेगा? 1,25,000 ऐसा है जो कुछ भी मिलने ही वाला नहीं है,
उसके बाद में प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन 1,25,000 रुपये का 100% करेंगे अनसिक्योर्ड, और सिक्योर्ड पोर्शन के लिए हम करेंगे 40% है ना सिक्योर्ड पोर्शन का 40%। तो हमारा ये सिक्योर्ड था ये वाला, तो हो जाएगा 60,000 रुपये, 1,25,000। ये फ्रेंड जो है RBI की कैलकुलेशन है, RBI की वेबसाइट पर यही कैलकुलेशन दी हुई है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली यही सेम है। इसीलिए आपको ये 2012 वाला जो दिख रहा है ये उसी वजह से दिख रहा है। ये RBI की कैलकुलेशन है सर, ठीक है, आप देख लीजिए। बाकी ये मैंने आपको टेबल पढ़ा ही दी थी मेरे ख्याल से। एक दो क्वेश्चन और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंस एन इंसॉल्वेंसी पिटीशन इज एडमिटेड अ मोरेटोरियम इज इंट्रोड्यूस्ड। एक बार इंसॉल्वेंसी का पिटीशन फाइल कर दिया गया, केस दायर कर दिया गया, तो मोरेटोरियम पीरियड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। व्हाट डज मोरेटोरियम प्रोहिबिट अंडर IBC? व्हाट डज मोरेटोरियम प्रोहिबिट अंडर IBC? तो IBC के तहत मोरेटोरियम क्या प्रोहिबिट करता है? देखो ये है, यहां पर देखिए, ये देखो डाउटफुल वन सेकेंड ईयर। देखो पहले वो जो है, जो आपका अनसिक्योर मतलब जो है सब स्टैंडर्ड 1 साल तक रहता है, ठीक है। फिर डाउटफुल में जाता है तो सेकेंड ईयर, यानी कि अगले 1 बरस तक, डाउटफुल में जाने के बाद 1 साल तक डाउटफुल 1 में रहता है। उसके बाद में दूसरे साल और तीसरे साल, अगर डाउटफुल में ही है तो दूसरे साल और तीसरे साल वो जो है डाउटफुल में 2 में रहता है, और चौथे साल वो फ्रेंड जो है जा करके आपका डाउटफुल 3 में जाता है। सवाल में क्या लिखा है? मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं उसे डाउटफुल बने, मोर देन 2 ईयर्स डाउटफुल बने हुए हैं। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर होता तो डाउटफुल 1 होता हमारा, 1 साल से ज़्यादा हो गया यानी 2 साल हो गए यहाँ पर, तो यहीं कहीं बीच में पड़ेगा ना, तो डाउटफुल 2 में है। इसीलिए जो कई लोगों को ये शंका बन रही है, तो ध्यान रखिए डाउटफुल 2 में इसीलिए है। तो फ्रेंड्स ये होता है कि अगर एक बार मोरेटोरियम लागू हो गया तो कंटिन्यूएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कारपोरेट डेटर जो है ये प्रोहिबिट हो जाता है, ये चीज़ मना हो जाती है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है कारपोरेट डेटर के खिलाफ में अब नहीं कंटिन्यू की जा सकती, क्योंकि IBC लागू हो चुका है। तो सिर्फ IBC चलेगा, बाकी सारे के सारे केसेस। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक क्वेश्चन जो है उसमें जून 2025 में इसी पर न्यूमेरिकल आया हुआ है। मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, बट अभी थ्योरी पढ़ लीजिए। अगले लेक्चर में हो सकेगा तो थ्योरी न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जो क्वेश्चन में आया हुआ था। जून 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड था। मैं यहाँ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको। द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक। तो हमें प्रोविजनिंग बतानी है स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में कितनी करनी होगी, बशर्ते की कंडीशन क्या है? एग्जिस्टिंग लोन या एक्सपोजर ऑफ बैंक टू कंपनीज हैविंग डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रॉट ऑन बोर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस हुज नेम अपीयर मोर देन वंस इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स विल बी। तो सवाल ये है कि एक कंपनी है जिसके जो डायरेक्टर हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम एक बार से ज्यादा आ चुका है बिलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में, लेकिन वो जो डायरेक्टर हैं वो सरकार द्वारा नॉमिनी डायरेक्टर वगैरह नहीं है। तो उस केस में स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए प्रोविजनिंग आप कितनी करेंगे, सवाल ये था। ये जून 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके। न्यूमेरिकल आया था इस पे, लेकिन आपको आंसर पता होगा तो न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो ये फ्रेंड्स 5% की प्रोविजनिंग करी जाती है। स्टैंडर्ड अकाउंट है, लेकिन अगर जो डायरेक्टर है उसका नाम जो है बिलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में एक बार से ज़्यादा अपीयर हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यस ऋषि सर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें बस अभी जैसे मान लो यही बोल दे कि 10 लाख रुपए का लोन है, मान लो फॉर एग्जांपल पूछ ले कि भाई 10 लाख का लोन है, तो उस केस में कितना अपन करेंगे। और अगर मान लो कि 10 लाख का लोन है तो 5% हो जाता भाई। स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितना हो जाएगा 10 लाख का 5%? आपका 50,000 रुपये हो जाएगा।
और अगर मान लो कि ये यही अकाउंट स्टैंडर्ड ना हो, मान लो सब स्टैंडर्ड हो जाए या डाउटफुल 1 हो जाए, डाउटफुल 2 हो जाए, डाउटफुल 3 हो जाए, तब कितनी प्रोविजनिंग करनी है, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। हाँ 5% नेचुरल क्लेमिटी वाले का भी था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर सब कुछ सेम है लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट ना रह करके सब स्टैंडर्ड हो गया या डाउटफुल 1 हो गया, तब कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, सवाल ये है। तो सर ध्यान रखिएगा, इस केस में भी एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होगी। जो अभी हमने सीखा था एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, वही जो है। हाँ ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन था, यस विदाउट ऑप्शन था, न्यूमेरिकल बेस्ड था, और ये पूछा था कि मतलब मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए ऐसा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये केस है जो अपन पढ़ रहे हैं, इस केस में अगर ये सब स्टैंडर्ड डाउटफुल 1 2 3 हो जाएगा तो एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग लागू होगी इसमें, बस ये इतनी बात और हो जाती है। यानी कि एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का मतलब वही हो गया भाई, अगर डाउटफुल 1 है तो 40% 100%, है ना, और ये आपका 100% रहेगा, ये भी 100% हो जाएगा। यहाँ पर आपका सब स्टैंडर्ड में अगर सिक्योर्ड है और अगर अनसिक्योर्ड है उस पर निर्भर करेगा। अगर सिक्योर्ड है तो भाई 25% हो जाएगा, अनसिक्योर्ड है तो 40% हो जाएगा। अगर 6 महीने ज़्यादा है तो 6 महीने से कम है तो वही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इन केस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है कि भाई बिलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में अगर नाम एक से ज़्यादा बार अपीयर हुआ है डायरेक्टर का, तो ऐसी कंपनी के केस में अगर स्टैंडर्ड है तो 5% की प्रोविजनिंग, अगर स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं है, किसी और कैटेगरी में चला गया है, तो उस केस में एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का जो रूल है वो लागू होता है। बस इतनी ही बात अपने को ध्यान रखनी है। कल एक न्यूमेरिकल अपन इस पे करेंगे, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है कि आज आपने कुछ सीखा समझा। फिर भी अगर किसी के मन में अभी भी डाउट है, पढ़ाई की बातें अपन कर चुके हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो पर्टिकुलरली इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डाउटफुल 1 2 3 ये सब कहानी हो तो मुझे बताएं, मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि कन्फ्यूजन लेकर के एग्जाम में बैठेंगे तो 5 नंबर का भी नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 11 दो की रिक्वेस्ट आई है। क्वेश्चन नंबर 15 है सर कि देखो ये होता क्या है, एक बार इंसॉल्वेंसी पिटीशन यानी आईबीसी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू अगर हो गई तो मोरेटोरियम पीरियड लागू हो जाता है। मोरेटोरियम मतलब एक समय लागू हो जाता है, कितने समय तक आप कुछ काम नहीं किया सकता है। तो वो मोरेटोरियम प्रोहिबिट कर देता है आईबीसी के तहत कि किसी भी तरीके की अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, पहले से मान लो सरफेसी चल रही है तो सरफेसी बंद हो जाएगी। अगर सरफेसी एक्ट लगा है और भी कोई एक्ट लगा हुआ है तो वो सारे जो है उनकी प्रोसीडिंग बंद हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आईबीसी के तहत सीआईआरपी ही चलता था। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे सर, आपको क्वेश्चन याद, मतलब ये प्रोविजनिंग याद हो जाती है सर, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है सर, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, ओके हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 11 में है, देखो अपने सीधी सी बात है, अगर ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड है तो हमें सिर्फ ये चाहिए कि आउटस्टैंडिंग कितना है, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 12 लाख रुपए पर ही प्रोविजनिंग निकालनी है, परसेंटेज इसी का निकालना है, बस इतना समझ लो। कितना परसेंटेज, अब देखो सब स्टैंडर्ड में 2 केस होंगे, या तो सिक्योर्ड होगा, एक्सेलरेटेड की बात करें ना, तो या तो सिक्योर्ड होगा या तो अनसिक्योर्ड होगा। यहाँ पर देखा 11 महीने का है, तो 11 महीने के लिए अगर मान लो सिक्योर्ड है तो 25% की प्रोविजनिंग है, अगर अनसिक्योर्ड होता तो 40% की प्रोविजनिंग करनी है। दो ही ये आंसर होंगे, या तो 12 लाख का 25% या तो 12 लाख का 40%। अब बस ये देखना है कि हमारा सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, तो उसके लिए ये देख लो कि हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो कितनी है, 2 लाख रुपए की। लोन कितने का है, 12 लाख रुपए का, तो 12 लाख के लोन पे अगर 10% हम कैलकुलेट करें तो 1,20,000 आ जाता है। अगर 1,20,000 तक अप टू इतने तक की एफडी है, सिक्योरिटी है, तो उसे अनसिक्योर्ड मानते हैं। इससे ज़्यादा है तो सिक्योर्ड मान लेते हैं। भाई इससे कहीं ज़्यादा है, 2 लाख रुपए की है, तो उसे हम सिक्योर्ड मानेंगे। तो सिक्योर्ड मानेंगे तो 25% की प्रोविजनिंग करेंगे, 12 लाख का 25% अपना 3 लाख रुपए आ जाएगा। 3 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। सवाल ये होगा आपके दिमाग में सर पहला कि ईसीजीसी का क्या करना है सर, भूल जाइए, ईसीजीसी का कुछ नहीं करते हैं। सेम यही कल भी इसी समय क्लास होगी जैसे आज हमने पढ़ा था। तो ईसीजीसी का यहाँ कोई रोल नहीं है। डाउटफुल 1 2 3 होता तो बिल्कुल ये रोल में आता, यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, 2 लाख का बस ये डिसाइड करने में 2 लाख काम आया
कि हमारा सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड। 2 लाख का भी कोई यूज नहीं है यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल नहीं, डिटेक्ट कुछ नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख सिर्फ ये डिसीजन लेने में काम आएगा, क्योंकि यहाँ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कोई फंडा ही नहीं है कि मतलब सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन का फंडा ही नहीं है। पूरा का पूरा 12 लाख रुपए या तो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। देखो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए हमने सिक्योर्ड साबित किया ना, और सिक्योर्ड साबित किया तो फिर 3 लाख रुपए की प्रोविजनिंग कर दी। ठीक है, अब अगर यही डाउटफुल का होता तो सिनेरियो एकदम बदल जाता। अभी मैं इसी को D1 में कर दूंगा ना, D1 करते हैं, एकदम बदल जाएगा, एकदम सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। सोचो ये D1 है, 11 मंथ में छोड़ दो। अब अगर D1 हो गया, अब सारी कहानी देखनी है। देखो क्या भाई, 12 लाख रुपए का लोन है, सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है। सिक्योर्ड हमारा कितना है भाई, FD है 2 लाख रुपए की, तो ये सिक्योर्ड 2 लाख रुपए, क्योंकि D1 है तो 25% नॉर्मल प्रोविजनिंग है। एक्सेलेटेड, चलो एक्सेलेटेड ही कर लेते हैं, 40% की प्रोविजनिंग कर लेंगे। 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का प्रोविजनिंग सिक्योर्ड पे। अनसिक्योर्ड कितना है सर, अगर 12 लाख का आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख रुपए की FD है, तो 10 लाख रुपए अनसिक्योर्ड है। 10 लाख में भी ECGC हमको 50% दे देगा। 10 लाख में से 5 लाख रुपए हमें ECGC से मिल जाएंगे, तो बचे केवल 5 लाख डूबने वाले। इस 5 लाख रुपए पर 100% की प्रोविजनिंग कर देंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, तो ये 5 लाख रुपए अनसिक्योर्ड हो गया। तो 5 लाख और 80,000 रुपए, 5,80,000 रुपए की प्रोविजनिंग होगी। देखो अब यहाँ पर हमारा ये 2 लाख भी काम आ गया, ये हमारा ECGC भी काम आ गया, ये पूरा ऐसे ही चलता है। डाउटफुल के केस में ये पूरी कहानी सब कुछ यूज हो गया। देखो आप ECGC, FD, 10 लाख, 12 लाख सब कुछ यूज हो गया। लेकिन इसी जगह पर अगर अपन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में जाएं, तो सब आंखें बंद करके बस एक चीज पे ध्यान रखो, बस सिर्फ 12 लाख पकड़े बैठे रहो कि जो कुछ भी होगा इसी 12 लाख का होगा। बाकी केवल निर्णय लेने में डिसाइड करो कि ये सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड। उसके लिए इस FD का यूज करो कि 12 लाख का 10% से ज्यादा है, हाँ है, तो ये पूरा सिक्योर्ड हो गया। सिक्योर्ड हो गया तो बस 25% की प्रोविजनिंग कर दी अपन ने, 3 लाख रुपए आ गए। ECGC का क्या हुआ पता नहीं, ठीक है, छोड़ दिया हमने। 2 लाख का क्या हुआ पता नहीं, ठीक है, सिर्फ 12 लाख, बात खत्म। तो ये बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, इसीलिए मैं इतनी देर से फिर से समझा रहा हूँ जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ठीक है, मैं समझ गया आपका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। ये मैं बता देता हूँ सर, ये हम टेबल ही दिखा देते हैं आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है, देखिए, देखो यहाँ पर है कि भाई अगर ध्यान देना, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड के केस में ये चीज़ चलती है, 15% की प्रोविजनिंग है, नो चेंज है 6 महीने तक, और अगर जो है 6 महीने से 1 साल है तो 15% की प्रोविजनिंग एक्सेलेटेड में 25% की हो जाती है। लेकिन सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड के केस में ऐसे तो 25% की होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 20% की होती है। ठीक है, और 6 महीने से ज़्यादा होने पर भी ये 25% की होती है, लेकिन यहाँ पर 20% की होती है। ठीक है, ध्यान देंगे आप, यहाँ पर भी कुछ बढ़ करके नहीं लिखा, यहाँ पर भी कुछ बढ़ करके, एक्सेलेटेड प्रोविजनिंग में कुछ बढ़ करके नहीं लिखा है। नॉर्मल वाले में 25% का 25% रहा और ये आपका 40% हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे आप, मतलब ये क्यों अलग से क्यों लिखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बोलते हैं भाई कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है तो इसलिए हम 25,000 तुमसे 20% की प्रोविजनिंग करवा लेंगे, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ जाए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन दियो तो 20% की प्रोविजनिंग करो, 25 की ना करो। लेकिन अगर हम यहाँ चले आए सिक्योर्ड के केस में, तो वहां जिक्र ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का, यानी कि उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलेगी, जैसे कोई भी लोन है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है। अगर वो सिक्योर्ड है तो उस केस में 15 से 25 जाएंगे और 6 महीने में नो चेंज रहेगा। आई बिलीव बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपन अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट मेरी तरफ से। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।